तरह की व्यवहारिक समस्याओं और मानसिक समस्याओं को लेकर चर्चा की थी। वहीं वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो कई तरह की ऐसी परेशानियां हैं जो कि आम जनजीवन पर अपना एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ देती हैं और लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजीव त्रिपाठी, जिनसे आज हम डिप्रेशन से जुड़ी कई समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। संजीव जी, वॉइस ऑफ राइट्स के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, सबसे पहले तो आज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मूड डिसऑर्डर क्या होता है और इसके क्या लक्षण होते हैं, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? जी, मूड डिसऑर्डर बेसिकली एक तरह की मानसिक समस्या है। हम बहुत नॉर्मली बातचीत की भाषा में हम हमेशा बात करते हैं कि आज मेरा मूड अच्छा नहीं है और मेरा मूड ठीक नहीं है, आज मेरा मूड नहीं बन रहा है। और ये मूड जो है ये कई बार बीमारी का रूप भी ले लेता है और इसी से जुड़ी हुई जो समस्या होती है उसको हम मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। तो मूड डिसऑर्डर बेसिकली तीन उससे हम समझ सकते हैं मूड डिसऑर्डर को कि बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, डिप्रेसिव मूड डिसऑर्डर और मैनिक मूड डिसऑर्डर। ये जो मूड डिसऑर्डर के प्रकार हैं इसमें कई बार ये सिर्फ डिप्रेशन मूड आपको दिखाई देगा कि आप व्यक्ति डिप्रेशन में है तो उसको डिप्रेसिव मूड डिसऑर्डर है, आप उसको डिप्रेशन कह सकते हैं। दूसरा, कई बार आपको व्यक्ति ऐसा दिखाई देगा कि कभी तो बहुत डिप्रेशन में रहता है और कभी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, तो ये जो है ये बाइपोलर मूड डिसऑर्डर कहलाता है। इस बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में उसमें दोनों तरह की स्थितियां कुछ दिनों में देखने को मिलती है। ये स्थिति कई बार कुछ हफ्तों की होती है, कई बार कुछ महीनों की होती है। तो हम उस एपिसोड उसके इस तरह के आते हैं कि वो डिप्रेशन में चला जाता है या फिर वो एक हाइपर मोड में चला जाता है। तो तीसरा जो एक मूड का डिसऑर्डर है जिसको हम मैनिक मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। मैनिक मूड डिसऑर्डर में व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश रहने लगता है, बहुत ज्यादा उसको बहुत अच्छा लगने लगता है, जो नॉर्मल से ज्यादा है। मतलब उसको इतना अच्छा लगने लगता है कि वो बहुत ज्यादा बोलने लगता है, बहुत ज्यादा बातें करने लगता है, लोगों से बहुत ज्यादा मिलने लगता है, बहुत तरह तरह के कपड़े पहनना चाहता है, बहुत अच्छा दिखना चाहता है। इसके आगे जब वो और स्थिति उसकी गंभीर होती है तो कई बार वो बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, कुछ ऐसी बातें करने लगता है जो वो तार्किक रूप से आपको समझ में नहीं आएगी कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है। वो अपने हैसियत से ज्यादा बड़ी बातें करने लगेगा। वो कई बार जब वो मूड डिसऑर्डर कहीं और ज्यादा लेवल तक पहुंच जाता है तो उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी पावर है, मेरे अंदर बहुत सारी शक्ति है, मेरा सीधा कॉन्टेक्ट गॉड से हो गया है और गॉड मुझे गाइड करते हैं और मतलब इस तरह के तमाम उसके अंदर डिविजन्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये मूड डिसऑर्डर के प्रकार है, 3 प्रकार, जिसमें हम इसको मूड डिसऑर्डर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मूड चेंज होना मतलब एक बड़ी ही जनरल चीज है, एक बहुत ही जनरल टर्म है, क्योंकि व्यक्ति जब बैठा होता है कोई छोटी सी चीज हो जाती है तो वो बोलता है कि यार मेरा मूड ठीक नहीं है या फिर मेरा ये करने का मन नहीं है या फिर मेरा मूड नहीं है इसलिए ऐसा हुआ। और अगर इसको हम बीमारी का नाम दें तो कैसे ये कोई बीमारी हो सकती है, कैसे हमें ये समझ में आएगा कि ये जो मूड चेंज हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति जब बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, तब भी वो ऐसी बातें करता है कि मैं तो ये कर लूंगा या फिर मैं ऐसा कर सकता हूँ या फिर मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, जो आपने अभी कहा। तो कहीं ना कहीं इसको हम बीमारी कैसे समझें, क्योंकि ये एक बहुत ही जनरल चीज है। तो एक जनरल सिचुएशन से अगर बीमारी का हमें पता करना है तो इसके ऐसे क्या डिफरेंट लक्षण है जिससे हमें पता कर सकते हैं? जी, इसमें हमको सबसे पहले चीज ये समझनी पड़ेगी कि वो जो मूड है, अगर वो डिप्रेसिव मूड है या वो मैनिक मूड है तो वो परसिस्टेंटली बना हुआ है, मतलब लंबे समय तक बना हुआ है। एक डिप्रेशन हमको आता है चला जाता है, एक नॉर्मल फेनोमेना है, लेकिन जब वो रुक जाता है और उसकी तीव्रता ज्यादा होती है तो हम उसको उस तरह समझ सकते हैं। और वो लंबे समय तक, मतलब हम 2 हफ्ते से ज्यादा अगर उस मूड को चेंजेस को देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन का साइन है। और इसकी जो इंटेंसिटी है वो आपको ज्यादा दिखाई देगी, मतलब बहुत ज्यादा उदासी, थोड़ी बहुत उदासी नहीं, इतनी ज्यादा उदासी है वो कि लोगों से उसको बात करने का मन नहीं होता है, वो अपने आप को अकेला कर लेता है, आइसोलेटेड कर लेता है, उसको अंधेरे में ज्यादा अच्छा लगता है, उसमें नकारात्मकता पूरी तरह से भर जाती है। तो ये तो एक इंटेंसिटी की बात है। दूसरा, हम बात करेंगे कि जो लंबे पीरियड तक वो बना हुआ रहता है। और एक जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जिसको हम, जैसे मैंने बोला कि वो तार्किक नहीं होता है, मतलब इरेशनल होता है वो थॉट, रैशनलाइज थॉट नहीं होता है कि वो जब वो बात कर रहा है, मान लो अगर हम वो मैनिक मूड डिसऑर्डर की बात करें तो मैनिक मूड डिसऑर्डर में व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है जो आपको समझ में आएगा कि जो ये बोल रहा है इसकी उम्र के अप्रोप्रिएट नहीं है या उसकी पोजीशन की अप्रोप्रिएट नहीं है। तो वो उससे आप उसको समझ पाएंगे कि ये जो बातें कर रहा है या तार्किक है और ये इसकी शायद बीमारी की वजह से आ रही है।
जी, तो संजीव जी, अभी आपने जो टर्म यूज की डिप्रेशन वैसे तो बड़ा ही आम है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि आखिर ये डिप्रेशन है क्या और ये कितने प्रकार का हो सकता है? देखिए, डिप्रेशन जैसे सभी लोग जानते हैं कि एक उदासी की बीमारी है, इसको हम कहते हैं। इसमें व्यक्ति का मन उदास रहता है और ये 3 लेवल पर खास तौर पे हम उसको समझ सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो कुछ लोगों में माइल्ड डिप्रेशन होता है, कई बार वो उतना ज्यादा नहीं होता है कि उनको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली उनको प्रॉब्लम दे, तो इसलिए कई बार वो प्रोफेशनल्स के पास नहीं पहुंचते हैं। लेकिन इसको पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइल्ड डिप्रेशन से भी बहुत सारे नुकसान होते हैं और इससे भी लोग अननेसेसरी उस चीज़ सफर कर रहे होते हैं। इसके बाद मॉडरेट लेवल का डिप्रेशन होता है, मतलब जो बीच का हम इसको कह सकते हैं, बहुत ज्यादा सीवियर भी नहीं है, माइल्ड भी नहीं है, पर बीच के लेवल पर है। उसके अपने अलग सिम्टम्स होते हैं। तीनों के माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर लेवल के अपने अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। जैसे सीवियर डिप्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो सीवियर डिप्रेशन में उसकी नकारात्मकता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसमें सुसाइडल थॉट्स बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। तो ये बहुत गंभीर साइन है अपने आप में, जो बताता है कि सीवियर डिप्रेशन में है। तो इसमें होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है लोगों में डिप्रेशन में। तो इसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि वो कितना उदास है, कितना होपलेस है। उससे भी हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। जी, तो वहीं आजकल अगर देखा जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन में बहुत आसानी से चला जाता है, तो ऐसे क्या वजह है, क्यों ये डिप्रेशन इतनी ज्यादा, आज का जो जनजीवन है, आजकल लोगों का जो शेड्यूल है, जो उनका लाइफस्टाइल है, उसमें इतनी ज्यादा जगह लेता जा रहा है और इतना ज्यादा वो लोगों की, जैसे समझे हम, की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। तो इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों लोग इतना डिप्रेशन में जाने लगे हैं? इसका मेन कारण जो है वो कहीं ना कहीं हमारा समाज, अभी जो एक प्रतिस्पर्धा हम एक देख रहे हैं कि समाज में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा कर रहा है। बच्चे भी कहीं ना कहीं कंपटीशन में बहुत छोटी उम्र से लग जाते हैं। तो जो प्रेशर आया है, हर एक इंडिविजुअल पे जो प्रेशर आया है कि अपने आप को उसको प्रूव करना है, स्थापित करना है समाज में, उसको अपनी एक आइडेंटिटी बनाना है, तो उसका जो प्रेशर है, कई बार वो पेरेंट्स पे होता है अपने बच्चों के लिए, कई बार बच्चों पर होता है अपने पेरेंट्स के लिए। तो बहुत छोटी उम्र से भी हमको डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो ये जो तनाव अभी सोसाइटी में है, ये बहुत ही हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है। और चूंकि हमारी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हैं, हमारे एफर्ट्स बड़े हैं, हम उतने रिलैक्स नहीं है, उतने शांत नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये तनाव हमारे अंदर हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। तनाव की वजह से लोगों में डिप्रेशन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी, तो वही अभी आपने कहा सुसाइड कर लेते हैं लोग, इतना ज्यादा उनके दिमाग पर कोई चीज हावी हो जाती है कि वो इतना बड़ा कदम तक उठाने से पहले एक बार नहीं सोचते हैं कि वो लोग क्या करने जा रहे हैं। और आजकल इसका रेट काफी बढ़ता जा रहा है। आजकल देखा जाए तो यूथ के सबसे ज्यादा केसेस आते हैं कि उन लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो उनके ऊपर ऐसा क्या मानसिक दबाव होता है कि वो सुसाइड तक जितना बड़ा कदम उठा लेते हैं? देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर हम बात करें तो अगर डिप्रेशन को भी अगर वैसे समझे तो हम इसको बायोसाइकोसोशल कारणों से भी समझ सकते हैं। सिर्फ डिप्रेशन का कारण जो जैसे मैंने बताया कि सिर्फ तनाव है, ये भी नहीं, ये भी वजह सही नहीं है। इसमें कई बार बायोलॉजिकल कारण भी होते हैं। उनके वंशानुगत वो बीमारी उनको मिली है, उनकी पीढ़ियों में वो बीमारी रही है, तो इस वजह से भी वो जेनेटिक्स उनके अंदर डिप्रेशन के आते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है तो वो डिप्रेशन में आ गया है, पहली बात तो वो सीवियर डिप्रेशन में आ गया। उसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, और सीवियर डिप्रेशन में आने की वजह से ही ज्यादातर लोग सुसाइड करते हैं। और बच्चों में भी बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है। अभी आज ही मैं न्यूज पढ़ रहा था कि 12 या 13 साल की बच्ची ने सुसाइड कर लिया, इंदौर की घटना है। और इससे पहले भी हम कोरोना में भी देख चुके हैं कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो जितने भी लोग ये सुसाइड करते हैं, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा जो पार्ट है सीवियर डिप्रेशन का है। और जो सीवियर डिप्रेशन में आने की वजह से जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, उनको रोका जा सकता है, उनको बचाया जा सकता है। ये बड़ी विडंबना है कि हम सोसाइटी को आज भी इतना जागरूक नहीं कर पाए हैं। हमारे अंदर उतनी फैसिलिटीज अभी नहीं है कि हम एक एक व्यक्ति तक पहुंचा पाए कि डिप्रेशन क्या है, उसको समझें। सुसाइड प्रिवेंशन को हम बहुत ज्यादा अभी प्रमोट नहीं कर पाए, कैसे लोगों को सुसाइड से बचाएं। तो ये एक डिप्रेशन अपने आप में बहुत बड़ा कारण है। और लोग सुसाइड, क्योंकि उनको इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है कि उनको एक ऑप्शन दिखता है कि मतलब इस नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए तो मुझे बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, मुझे बहुत सारी चीजों को बदलना पड़ेगा। वो इतना संभव नहीं है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। तो एक शॉर्टकट उसको दिखता है कि ये भी एक ऑप्शन है और इससे मैं थोड़ी सी तकलीफ के बाद इस पूरी तरह समस्या से निजात पा लूंगा। पर उसके जाने के बाद उसके परिवार के लोग, उससे जुड़े हुए लोग भी कई बार बहुत तनाव में आते हैं, जिसके बारे में कई बार सोच नहीं पाता उस समय, तो उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है। जी, तो वही मैं आपसे जानना चाहूंगी कि मैनिक डिसऑर्डर क्या है और इसके क्या लक्षण होते हैं? जी, मैनिया जिसको हम मैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। मैनिक डिसऑर्डर में जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें व्यक्ति का जो मूड है बहुत ज्यादा
यूफोरिक मूड में चला जाता है, वो बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। उसके ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल होता है इसमें बहुत ज्यादा। इसमें उसका डोपामाइन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन, उसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उससे उसके अंदर एक इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि वो कई बार बहुत अतार्किक निर्णय ले लेता है। मतलब वो कई बार ऐसे ऐसे काम भी करता है जो उसको नहीं करने चाहिए, उसके कई बार दुष्परिणाम उसको उसके करियर में ही भुगतने पड़ते हैं। तो मैनिक डिसऑर्डर में उसका अत्यधिक खुश होना, जो कि तार्किक नहीं है, बहुत ज्यादा वो बातें करने लगता है, बड़ी बड़ी बातें करने लगता है, बड़े बड़े डिसीजन लेने लगता है, बहुत ज्यादा खर्च करने लगता है, बहुत ज्यादा अपने आप को सुंदर दिखाना, अपने आप को बहुत ज्यादा पहनना और कलरफुल, खासतौर पर ऐसे कपड़े पहनने लगता है जो बहुत ज्यादा ब्राइट या कलरफुल होते हैं। तो आप बहुत आसानी से पहचान पाएंगे कि बहुत ज्यादा इसका मूड जो है वो हाइपर मूड की तरफ जा रहा है। तो ऐसे लोगों में भी मैनिक मूड डिसऑर्डर हमको देखने को मिलता है, और ये भी एक तरह से मूड से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है। तो ये मैनिक डिसऑर्डर की अगर बात करें तो ये किस तरह से किसी भी व्यक्ति के लिए नुकसानदायक हो सकता है? क्योंकि जब व्यक्ति नॉर्मल से कुछ अलग चीजें करने लगता है, और जब व्यक्ति दुखी होता है तो हमें समझ आता है, जब व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो हमें समझ आता है। लेकिन ये जो चीजें हैं कि वो खुश है और वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल चीजें कर रहा है, जिसे जज कर पाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का नेचर होता है ऐसा कि वो मस्ती करते हैं, बात करते हैं, बिल्कुल हमेशा उन्हें तैयार होके रहना, या फिर हमेशा उनको थोड़े से डार्क या फिर जो कलर लोगों की आंखों में लगे ऐसे उन्हें पसंद होते हैं। तो वो उस पसंद के बीच से वो अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकतें करता है, फिर उसमें ऐसे बदलाव आते हैं, तो उसके किस तरह के नुकसान? देखिए, मैंने आपको बताया कि उसमें तार्किक रूप से समझना पड़ेगा कि जैसे मान लो अगर वो किसी ऐसे फॉर्मल मीटिंग में जा रहा है और तड़क भड़क वाले कपड़े पहन के जा रहा है, तो आपको अलग समझ में आएगा कि ये व्यक्ति जो है एबनॉर्मल है, क्योंकि उसका जो उसका पार्टी वाले कपड़े जो उसको वहाँ नहीं पहनने चाहिए वो उस समय में पहन रहा है। तो उसकी ऐसे बहुत अतार्किक चीजें आपको दिखाई देंगी उसकी बातचीत में, उसके बिहेवियर में, उसके रहन सहन में, उसके पहनावे में। और मैनिक डिसऑर्डर से होने वाले नुकसान की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, तो इसमें जैसे मैं बाइपोलर मूड डिसऑर्डर की बात करूँ तो उसमें कुछ समय के लिए व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, कुछ समय के लिए एकदम मैनिक मोड में चला जाता है। तो मैनिक मोड में जब वो जाता है तो ऐसे बड़े बड़े निर्णय लेता है, बहुत ज्यादा किसी बिजनेस में बहुत ज्यादा पैसा लगा लेगा, कोई बड़े बड़े रिस्क ले लेता है वो। और जब उसका वो फेस जाता है तब वो डिप्रेशन में ऑलरेडी वो नॉर्मल नहीं है और डिप्रेसिव है, तो उस सिचुएशन को संभाल नहीं पाता है। तो वो उस समय वो और उससे जुड़े हुए उसके फैमिली मेंबर्स बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो ऐसे करियर में बहुत ज्यादा नुकसान भी उसको देखने को मिलते हैं। कई बार वो बहुत ज्यादा मैनिक मूड डिसऑर्डर वाले लोग बहुत एग्रेसिव भी होते हैं, बहुत इंपल्सिव भी होते हैं, या अपनी इंपल्सिविटी भी आप उनको देखने को मिलेगी। आप उनको जरा भी उनके अगेंस्ट में बात कर दोगे तो एकदम से वो हाइपर हो जाएंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैनिक डिसऑर्डर में बहुत इस तरह के नुकसान होते हैं जो करियर में आपको देखने को मिलते हैं, और कई बार ये हमारे इंटरपर्सनल रिलेशंस को भी बिगाड़ देते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति लोगों से भी दूर होने लगता होगा इसकी वजह से, क्योंकि वो उस माहौल को नहीं टॉलरेट कर पाता होगा। तो वहीं अभी आपने बाइपोलर मूड डिसऑर्डर की बात की, तो मैं जानना चाहूंगी कि ये टर्म क्या है और इसके क्या लक्षण हमें देखने को मिल सकते हैं? मतलब बाइपोलर से मतलब दो पोल होते हैं इसके, एक मैनिक डिप्रेसिव, दो अलग अलग पोल होते हैं। इसमें मैनिक मूड डिसऑर्डर वाले जो लोग होते हैं वो एक पोल में होते हैं, और डिप्रेसिव मूड वाले जो लोग होते हैं वो दूसरे पोल में होते हैं। और कई बार ये दोनों तरह के सिम्टम्स एक ही व्यक्ति में देखने को मिलते हैं, उसको हम बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। उस समय के लिए तो वो बहुत ज्यादा निराशा की स्थिति में चला जाता है, और उस समय के लिए वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होने की स्थिति में चला जाता है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स का डिसबैलेंस है एक तरह से, और ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। जी, तो ये जो मूड डिसऑर्डर की आज हम बात कर रहे हैं, तो मूड डिसऑर्डर का इलाज किस तरह से किया जा सकता है? मतलब कैसे ये संभव है? क्योंकि व्यक्ति पहले तो खुद की बीमारी अगर पता लगा ले तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जनरल में, जैसा मैंने आपको भी कहा कि बहुत ही जनरल चीजें हैं ये, जिन बीमारियों की आज हम बात कर रहे हैं लोगों में बड़ी ही आम है वो। तो उसका अगर हमें पता चल भी जाता है तो उसका इलाज कैसे संभव है? देखिए, मूड डिसऑर्डर जैसे मैंने बताया कि इसके बायोसाइकोसोशल कारण होते हैं, बायोलॉजिकल कारण होते हैं, इसके साइकोलॉजिकल कारण होते हैं, वैसे कई बार सोशल कारण भी होते हैं जो इनकी इस नेगेटिविटी को बढ़ा देते हैं या इनके अंदर इस तरह की बीमारी के लक्षण पैदा करते हैं। तो इनका इलाज भी बायोसाइकोसोशल तरीके से किया जाता है। मूड डिसऑर्डर में खासतौर पे जब मैनिक मूड डिसऑर्डर है उसमें पेशेंट कई बार कोऑपरेटिव नहीं होता, उसके अंदर इंसाइट नहीं होती, उसमें कोई प्रॉब्लम है, एक बात। दूसरी बात, कई बार उसमें साइकोटिक सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं, मतलब कुछ ऐसी बातें वो करने लगता है जैसे उसको हेलुसिनेशन से डिल्यूजन्स उसको आने लगते हैं, उसको कुछ कानों में आवाजें आने लगती हैं, कुछ दिखाई सुनाई देने लगता है जो दूसरों को दिखाई सुनाई महसूस नहीं होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि गॉड मुझसे बात कर रहा है, मुझे गॉड की आवाज आती है, और वो कई बार सस्पिशियस भी हो जाता है कि लोग मेरे खिलाफ हैं, लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, और ये साजिश बड़े लेवल पर कई बार उसको लगती है। तो ये जो इस तरह के पेशेंट होते हैं इसमें मेडिसिन का रोल बहुत ज्यादा होता है। ऐसे सेम डिप्रेशन में भी, जब जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सीवियर डिप्रेशन में भी पेशेंट का मूड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, वो बात ही नहीं करना चाहता, वो ठीक ही नहीं होना चाहता, वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं करना चाहता अपनी किसी भी थेरेपीज या काउंसलिंग में।
तो ऐसे केसेस में भी उसको मेडिसिन का सपोर्ट लेना पड़ता है। अब अगर हम बात करें कि इसके साथ साथ अगर वो सीवियर है, उसके साथ साथ साइकोथेरेपी भी उसकी मदद करती है। उसमें सीबीटी बहुत अच्छे से मदद करती है, खासतौर पर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इसमें काउंसलिंग सेशंस भी बहुत मदद करते हैं। और कई बार अगर ये माइल्ड लेवल पर होता है तो हम सिर्फ साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के कुछ सेशंस के द्वारा भी इससे बाहर ला सकते हैं। सीबीटी इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। जी, तो ये सीबीटी क्या है सर? सीबीटी टर्म क्योंकि लोगों के लिए इतनी आम नहीं है, तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बहुत तरह की साइकोथेरेपीज होती हैं जो अलग अलग मानसिक समस्याओं के लिए डिजाइन की गई हैं। उसमें से एक साइकोथेरेपी है जिसका नाम है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीबीटी कहते हैं। और ये बहुत ही वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा पॉपुलर है और इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है मानसिक बीमारियों में। ये सीबीटी जो है ये कॉग्निशन को चेंज करती है। कॉग्निशन मतलब हम जो सोचते हैं, हम जो महसूस करते हैं और हम जो बिहेव करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कॉग्निशन को, जो हमारा जो ब्रेन है उसके कॉग्निशन से जुड़ा हुआ रहता है। तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है, बिहेवियर थ्योरीज जिस पर काम हुआ है, बिहेवियर थ्योरीज अप्लाई की जाती हैं, बिहेवियर टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं उसके थॉट्स पर, उसके इमोशंस पर। कुछ माल एडप्टिव बिलीव्स होते हैं, माल एडप्टिव थॉट्स होते हैं, जो रिपीटेटिव नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं जो व्यक्ति में नेगेटिविटी पैदा करते हैं। तो उसके माल एडप्टिव बिलीव्स को तोड़ना, उसको चेंज करना, उसके थॉट्स पैटर्न को चेंज करने के जो तरीके होते हैं, जो व्यवहारिक तरीके होते हैं, जिनको बिहेवियर टेक्निक्स बोलते हैं, वो उसमें अप्लाई की जाती है। उससे व्यक्ति के सोचने के तरीके में, उसके बिलीव्स में चेंज आता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति डिप्रेशन का उदाहरण देता हूँ आपको, और उसको ये बिलीव है, ये मालएडप्टिव बिलीव है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर पाया, मेरी लाइफ में सब नेगेटिविटी है, उसका बिलीव है कि उसने मान लिया है कि वो कुछ नहीं कर सकता। तो हम उसको चैलेंज करते हैं, उसकी पूरी हिस्ट्री हम जब देखते हैं, उसके पुराने जो उसने अचीव किया है वो सब हम देखते हैं, तो उसके बारे में हम उससे बात करते हैं और वो कितना रैशनल है, कितना इरेशनल है, तो उसकी जो इरेशनल थॉट्स होते हैं उनको हम रैशनलाइज करते हैं। ये एक तरह का बातचीत की प्रक्रिया है, पर इसमें कुछ मनोवैज्ञानिक टेक्निक्स, कुछ तरीके इस्तेमाल होते हैं जिसको हम कह सकते हैं एक स्ट्रक्चर्ड तरीका होता है, इसलिए इसको थेरेपी कहा जाता है। ये साइकोथेरेपी का एक प्रकार है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है डिप्रेशन। तो संजीव जी, अंत में मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों से कुछ डिप्रेशन के बारे में बात करें, या फिर यूं कहें कि उन्हें आप समाधान बताएं कि डिप्रेशन जो इतना आम होता जा रहा है उससे वो कैसे बच सकते हैं, कहीं ना कहीं उससे वो कैसे दूर रह सकते हैं। जी, डिप्रेशन बहुत बात की स्थिति है। डिप्रेशन से पहले भी हम उसको आने से रोक सकते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण को बेहतर रखकर, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर रखकर, अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए हम डिप्रेशन से अपने आप को, अपने परिवार को बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि डिप्रेशन अगर किसी परिवार में किसी को रहा है तो उनमें पॉसिबिलिटी हमेशा मौजूद होती है उनके वंश में, उनके परिवार में आने की। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री रही है डिप्रेशन की या किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की, तो आपको हमेशा एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग और साइकेट्रिक कंसल्टेशन के लिए तैयार रहना चाहिए। उसमें झेप नहीं होना चाहिए। अगर आप कभी कोई डिप्रेशन या तनाव की स्थिति आती है तो आप प्रोफेशनल से हेल्प लें और अपने बच्चों में वो पहले से आने से पहले उसको आप रोक सकते हैं, एक बात। दूसरा, बातचीत करें, चर्चा करें। मतलब खासतौर पे जब भी डिप्रेशन शुरू होता है तो शुरुआत जब उसकी होती है तो व्यक्ति अपने आप को आइसोलेटेड कर लेता है, लोगों से बातचीत करना कम कर देता है। तो अगर आपके अंदर कोई भी ऐसी नेगेटिविटी आ रही है तो जरूर अपने आसपास के लोगों को बताएं, उनसे चर्चा करें और उसके उपायों के बारे में जानें कि हम कैसे इस नेगेटिविटी से बाहर आ सकते हैं। तो खास तौर पर बातचीत एक बहुत अच्छा समाधान होता है किसी भी समस्या का सुधारने के लिए। हम जो एक कदम उठाते हैं उसके लिए तो बातचीत हमेशा करें, खुल के बातचीत करें मानसिक समस्याओं पर। इससे बातचीत से समाज में जो एक स्टिग्मा है, जो एक इसको एक वो माना गया है, ये टैबू है कि मेंटल हेल्थ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो ये भी आपकी बातचीत से वो टैबू हटेगा। तो बातचीत करें मेंटल हेल्थ के बारे में, मानसिक समस्याओं के बारे में। ये समाधान। संजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ आए और हमारे दर्शकों से चर्चा की। उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी काफी हद तक जो शायद डिप्रेशन उनके आसपास उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा देखा होगा, या फिर वो खुद किसी चीज से जूझ रहे होंगे, तो वो आप तक पहुंच पाएंगे, आपसे संपर्क कर पाएंगे। इसी के साथ मैं भी आप सभी से इजाजत चाहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ वॉइस ऑफ राइट्स पर।